नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में किसान समय समय पर आंदोलित होते रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भी किसान आंदोलन की एक अहम भूमिका रही है। हाल ही में स्वतंत्रता के बाद भी कई किसान आंदोलन देखे गए। उसमें कभी फसलों के उचित मूल्य को लेकर मांग, कभी तकनीकी तक उनकी पहुंच को लेकर मांग, तो कभी कर्ज माफी के लिए उनकी मांगें पटल पर आती रही हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान फिर से आंदोलित हैं और इस बार उनका जो आंदोलन है, उनकी जो मांगे हैं, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी को लेकर हैं, जिसका आधार एक विशेष आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। और उस आयोग की रिपोर्ट पर ही कुछ वर्षों पूर्व केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून भी आधारित बताए जाते थे। ऐसे में ये दोनों अंतर विरोध हैं, अर्थात किसान जो विरोध कर रहे हैं वो भी उसी को आधार बनाते हैं और जो कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया जाता है वो भी उसी रिपोर्ट पर आधारित बताई जाती है। तो आज आपके सामने आज के संदर्भ में हम इसी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्वामीनाथन आयोग ने क्या कहा था एमएसपी पर। इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इस अंतर्विरोध को भी समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली चर्चा के बिंदु में हम क्या किन किन बातों को कैसे इस संदर्भ को कवर करेंगे, सबसे पहले उसको देख लें। तो खबर चर्चा में क्यों है, स्वामीनाथन आयोग क्या कहती है ये रिपोर्ट, इन सारी बातों को हम समझेंगे और अंत में अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे। साथ ही अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे प्रत्यक्ष रूप से आप जुड़ सकें। बात अगर खबर की करें तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। खबर कहती है कि व्हाट स्वामीनाथन पैनल सेड ऑन एमएसपी। एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की जो पैनल थी, जो कमेटी थी, उसने क्या कहा था, इसी को लेकर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। बेसिकली जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी कुछ मांगे हैं। वो क्या कहती हैं, उन्होंने फरवरी में 6 फरवरी को 12 मांगे रखी सरकार को। उन्होंने कुछ मांगे मेल की, उनमें 12 मांगों में जो पहली मांग थी वो इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी पर आधारित थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, तो किसी भी जो फसल है जो इसके अंतर्गत सम्मिलित है उसका एक न्यूनतम मूल्य तय होता है। किसान को एक तरह की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देता है कि इतने मूल्य पर आपकी जो फसल है, आपकी जो उपज है, उसको खरीद लिया जाएगा। किसानों को एक प्रकार की आर्थिक सुरक्षा मुहैया होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से। तो इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी फसलों पर लागू करने की बात, लागू करने की मांग किसानों द्वारा की जा रही है। और सिर्फ ये मांग नहीं बल्कि इसको कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने की भी मांग की जा रही है कि कानूनी अधिकार हो जाए कि सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इस बात को लेकर किसान आंदोलित हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं। तो हम समझते हैं इसका आधार जो है, उस आधार को इस रिपोर्ट अर्थात स्वामीनाथन आयोग, जिसको कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन वास्तव में ये राष्ट्रीय किसान आयोग था, उस पर आधारित है। तो इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। इसकी कुछ सामान्य बातों के अलावा हम आएंगे कि एमएसपी को लेकर इसने क्या कहा था। तो देखिए, राष्ट्रीय किसान आयोग की जहां तक बात है तो 18 नवंबर 2004 को इसकी रिपोर्ट आती है। इसके जो अध्यक्ष थे वो एमएस स्वामीनाथन, जिनका नाम था मन कोम्बू संबाशिवम स्वामीनाथन। उनके नाम पर ही, चूंकि इनके अध्यक्ष वो थे, उनके नाम पर ही इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में स्वामीनाथन आयोग भी कह दिया जाता है। अब देखिए, इसने कुल मिलाकर 2 वर्षों के समय अंतराल में अपनी 5 रिपोर्टें पेश की। पहली रिपोर्ट की अगर बात करें तो दिसंबर 2004 में पहली रिपोर्ट आती है, फिर अगस्त 2005 में दूसरी रिपोर्ट आती है, दिसंबर 2005 में तीसरी, अगस्त 2006 में चौथी और उसके बाद अक्टूबर 2006 में इसकी 5वीं रिपोर्ट आती है। और कुल 5 रिपोर्ट इसकी हैं जो कि 1946 पृष्ठों की हैं। इसमें बेसिकली जो बात कही गई वो कही गई किसानों की दशा सुधारने के लिए तेज और कैसे एक अधिक समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए इस रिपोर्ट के अंतर्गत। क्या उद्देश्य थे, तो खाद्य और पोषण सुरक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सके। जब अच्छी फसल होगी, किसानों को सुरक्षा मिलेगी, तो हमें भी खाद्य और पोषण की सुरक्षा प्राप्त होगी। साथ ही कृषि प्रणाली में कैसे स्थिरता लाई जाए, अर्थात विभिन्न जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या अन्य किसी माध्यम से अगर कृषि फसल नष्ट होती है तो ऐसी दशा में उस प्रणाली को कैसे स्थिर बनाया जाए, किसान जो कि खेती कर रहा है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। साथ ही कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धा को कैसे बेहतर किया जाए और ऋण और अन्य जो मार्केटिंग विपणन अर्थात मार्केटिंग की जो पद्धति है उसको कैसे बेहतर बना के कृषि व्यवस्था को बढ़िया से बढ़िया स्थिति में पहुंचाया जाए।
इस उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय किसान आयोग जो है उसने 5 रिपोर्ट अपनी प्रकाशित की। अब इन्हीं 5 रिपोर्टों में पहले कुछ रिपोर्टों की बातों को, सामान्य बातों को देखें, फिर हम बढ़ेंगे एमएसपी की तरफ कि एमएसपी को लेके वास्तव में उसने क्या कहा, और इस बात को भी समझेंगे कि कृषि कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था उसके बीज इसमें अंतर्निहित कैसे हैं। तो देखिए, जो पहली रिपोर्ट है वो कृषक, महिला और कृषि विद्यालय, इसमें मुख्य बातें ये हैं। क्या है, तो ये 245 पृष्ठों की पहली रिपोर्ट है, और आप देख सकते हैं कि सर्विंग फार्मर्स एंड सेविंग फार्मिंग, अर्थात सर्विंग फार्मर्स अर्थात किसानों की सेवा, और सेविंग फार्मिंग अर्थात कृषि की सुरक्षा पर आधारित यह रिपोर्ट थी। इसका मूल जो भाव है वो यही था, और इसमें यह देखा गया कि जो तीव्र कृषि संकट है, एग्रीकल्चर पर जो भी संकट आता है उसकी वजह से किसान अंत में आत्मदाह तक अगर पहुंच रहा है तो ऐसी स्थिति बहुत चिंताजनक है। इस पर विचार किया गया, यह गहरी समस्या के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया। साथ ही यह देखा गया कि इसका क्या कारण है, तो इसके 2 कारण पॉइंट आउट किए गए उस दरमियान। पहला यह देखा गया कि जो अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, अर्थात इनएडिक्वेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, इसको पहले कारक के रूप में देखा गया। और दूसरा अपर्याप्त सार्वजनिक कार्यवाही अर्थात इनसफिशिएंट पब्लिक एक्शन, ये 2 इसके मुख्य कारक पाए गए। साथ ही एक अन्य बात इसमें जो सिफारिश में देखने को मिली वो क्या था, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो कृषि में भी इनकी भागीदारी है, तो इन कामकाजी महिलाओं को कैसे हम आवश्यक सेवाएं हैं मुहैया करा पाए, उनके से जुड़ी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, उनको अगर ऋण की आवश्यकता है तो समय पर ऋण कैसे दिया जा सके, और उनके विस्तार को कैसे बढ़ाया जा सके, इस पर भी इस रिपोर्ट में चर्चा की गई, इस पर भी बात की गई। कृषि में महिलाओं के लिए ऐसा कहा गया कि एक नेशनल बोर्ड अर्थात एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे कि महिलाओं की कृषि में जो स्थिति है उसका मूल्यांकन किया जा सके, उस दिशा में कुछ अच्छे प्रयास किए जा सके, इनके लिए ठोस कदम उठाए जा सके। साथ ही जो इनोवेटिव जो लैंड्स थे वहां पर जो कृषि फार्म अर्थात फार्म स्कूल की स्थापना की बात की गई, जहां पर नवोन्मेषी कृषक क्षेत्रों में इनोवेटिव फार्मर्स फील्ड जो है वहां पर ऐसे फार्म्स स्कूल खोले जा सकें। और इसके लिए यह सिफारिश की गई कि ऐसे 50,000 स्कूल खोलने की आवश्यकता है, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में नवोन्मेष को बढ़ावा दिया जा सके, इस क्षेत्र में हम इनोवेशन को बढ़ावा दे सके, कृषि की नई पद्धतियों को बढ़ावा दे सके, और इस दिशा में जो आवश्यक ज्ञान है उसको अधिक से अधिक क्षेत्रों में फैलाया जा सके। इसके लिए तात्कालिक समय में 150 करोड़ की आवश्यकता थी, ऐसी सिफारिश की गई कि इसको करना चाहिए। साथ ही अनाज की सुरक्षा के लिए अनाज बैंक की बात की गई, साथ ही सामुदायिक खाद्य और चारा बैंक की भी बात की गई कि किस प्रकार से पशुओं का चाहे चारा हो या अनाज जो मनुष्यों के यूज के लिए हो, इसके लिए बैंक का निर्माण किया जाए, और साथ ही साथ इसके लिए बीमा की व्यवस्था की भी बात की गई थी। साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता के लिए आपको याद होगा इस समय उन्नत मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का एक नेटवर्क कैसे विकसित किया जाए, ताकि जहां जहां भी मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको टेस्ट किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके, उसके लिए रणनीति बनाई जा सके। इसके अलावा जो दूसरी रिपोर्ट आई वो 471 पेज की दूसरी रिपोर्ट आप यहां देख सकते हैं। इसमें फ्रॉम क्राइसिस टू कॉन्फिडेंस, अर्थात अगर कोई क्राइसिस आता है तो सबसे पहले हमारे आत्मविश्वास पे ही चोट लगती है। किसान अपना समूचा ताकत झोंकने के बाद कृषि की उपज को पाता है, और ऐसे में अगर किसी आपदा का शिकार होगा तो उसकी जो उसका आत्मविश्वास है वो टूटेगा। तो इसकी जो मेन लाइन है, टैगलाइन ही ये थी कि फ्रॉम क्राइसिस टू कॉन्फिडेंस, अर्थात क्राइसिस से कॉन्फिडेंस की तरफ कैसे बढ़ा जाए। इसके लिए अनुबंध खेती अर्थात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसके लिए एक आचार संहिता की बात की गई, अर्थात कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक ऐसी संविदा कृषि जो कि किसान केंद्रित हो, अर्थात उसके केंद्र में किसान हो, किसानों को ध्यान में रख के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, न कि जो बड़े बड़े पूंजीवादी किसान हैं उनको ध्यान में रख के नहीं, विशेष रूप से जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उसकी बात की गई। साथ ही खरीदारों के साथ अगर बातचीत की जाए, जो भी खरीदार होते हैं, तो उस बातचीत में इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाए कि उसमें जो छोटा किसान है वो केंद्र में रहे, उसके हितों का ध्यान रखा जाए। और वो कैसे संभव है, तो जो किसान समूह बने हैं, जो छोटे किसानों के हित को ध्यान में रख के आगे बढ़ने वाले समूह हैं, और इस प्रकार के अन्य जो संगठन हैं, उनके विकास को, उनके डेवलपमेंट को, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए, और छोटे किसानों के हित को ध्यान में रखा जाए। साथ ही जो व्यवस्था हो वो कैसी हो, तो प्रो मार्केट रिफॉर्म्स ओरिएंटेड हो, अर्थात बाजार समर्थक सुधार उन्मुख हो, बाजार समर्थक व्यवस्था हो, जिससे कि मूल्य जो हो वो बाजार के हिसाब से इनको मिल सके, ऐसा ना हो कि बहुत कम मूल्य इनको मिल सके। तो ऐसी दशा में उनकी फसलों का उनको लाभ मिल पाएगा अधिकाधिक। साथ ही
जो पुराने कुछ नियम थे, कानून थे, एपीएमसी एक्ट था, द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था, अर्थात आवश्यक वस्तु अधिनियम जो था, इसमें भी सुधार करने की मांग की गई कि इसमें भी सुधार किया जाए। और आपको बताएं कि ये जो व्यवस्था है इसी से प्रेरित होकर यहां की ये जो व्यवस्था देख रहे हैं आप, प्रो मार्केट रिफॉर्म ओरिएंटेड जो व्यवस्था है, बाजार समर्थक सुधार उन्मुख व्यवस्था है, इसी से प्रेरित होकर 2020 में आपको याद होगा 3 कृषि कानून जो है केंद्र सरकार द्वारा लाए गए थे, बाद में उसको वापस लेना पड़ा था। तो उसके बीज भी आपको यही दिखाई दे रहे हैं, इसी दूसरी रिपोर्ट में आधारित हैं, इससे प्रेरित होकर कृषि कानून लाए गए 2020 में। अब देखिए, राज्य कृषि विपणन अधिनियम में भी संशोधन की वकालत की गई कि इसमें भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें सुधार करना चाहिए। ये एक प्रकार का सुझाव था। इसमें क्या कहा गया कि जो निजी क्षेत्र हैं या सहकारी समितियां हैं, इनको भी बाजार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही जो मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए, सहायक सेवाओं का विकास किया जाए, शुल्क एकत्र करने और मार्केटिंग की अनुमति के लिए इनको अप्रिशिएट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। और इसमें इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में जो एपीएमसी या लाइसेंस प्राप्त व्यापारी हैं उनकी जो भूमिका थी उसको सीमित किया जाए। उनकी भूमिका की वजह से ये चीजें स्वतंत्र नहीं थी, तो इस चीज को लिमिटेड करते हुए, इनकी भूमिका को कम करते हुए इन चीजों के अप्रिशिएशन की बात यहां पर की गई थी। साथ ही ये कहा गया कि जो मंडी शुल्क होता है या अन्य प्रकार के जो शुल्क होते हैं वो तर्कसंगत हो, अर्थात उनका निर्धारण इस तरीके से हो कि मार्केट को ध्यान में रख के उनका शुल्क निर्धारण किया जाए। इसको तर्कसंगत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि जो सेबी जैसी संस्थाएं हैं उसके माध्यम से, ऐसी संस्थाओं के माध्यम से, एक स्वायत्त संस्था के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण किया जाए, इसका विनियमन किया जाए, अर्थात इसको देखा जाए, पर्यवेक्षित किया जाए और विनियमन अर्थात इसमें जो भी विनियमित करने लायक चीजें हैं उसका विनियमन सेबी जैसी स्वायत्त संस्था के माध्यम से किया जाए। साथ ही जो वायदा और विकल्प कारोबार है उसकी भी सिफारिश की गई। वायदा कारोबार आप सबको पता होगा कि जैसे किसानों के साथ एक प्रकार का समझौता हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अमुक तिथि को तय हो गया कि आज से 6 महीने बाद अमुक दर पे अर्थात इतनी कीमत पे हम आपकी फसल के इतने मात्रा को हम खरीद लेंगे। अब ऐसे में वो छोटा किसान इस बात को लेकर आश्वस्त होगा कि इतने रुपए हमें फला तिथि को प्राप्त हो जाएंगे, तो उसके जो खेती है उसमें एक प्रकार का उसको अश्योरेंस मिलता है, एक प्रकार की गारंटी मिलती है, तो इससे खेती की स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। तो ये इस पद्धति की सिफारिश भी यहां पर की गई। अब बात आती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या कहा आयोग ने। तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2 सिफारिशें की गई थी यहां पर। पहली सिफारिश क्या है कि खरीफ की फसलों के संबंध में एमएसपी जारी करने में जो देरी होती है उस देरी से बचना चाहिए। और दूसरी सिफारिश की गई कि सभी क्षेत्रों में एमएसपी के कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता है, अर्थात हर सेक्टर में जो एमएसपी है उसका जो कार्यान्वयन हो रहा है, उसको जो लागू किया जा रहा है उसमें सुधार की जरूरत है। वो सुधार कई तरह के हो सकते हैं, उसके लिए कुछ सुझाव इसमें दिए गए। क्या अब देखिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, यहां को अगर छोड़ दें तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर जो फसलें हैं उनकी जो कीमत है वो एमएसपी के अंतर्गत दी जाने वाली जो कीमत है उससे भी कम है, बिना सरकारी हस्तक्षेप के कम है। तो ऐसी दशा में यह कहा गया कि C2 के आधार पर एमएसपी की गणना का उल्लेख यहां पर अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो ये कमेटी है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, वहां पर इसका उल्लेख नहीं किया गया है। जो बात आज हो रही है कि C2 के आधार पर 1.5 गुनी जो कीमत है वो उल्लेख यहां पर नहीं किया गया है, ये बात यहां ध्यान रखना है। इसमें देखिए, उत्पादन के लागत पर चर्चा जरूर की गई है। साथ ही यहां पर जो CACP है अर्थात जो तय करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य को CACP ही तय करता है, उसमें कई आधार होते हैं। तो CACP के लिए यहां सुझाव जरूर दिया गया कि आपको कुछ चीजों पर सुझाव दिया जा रहा है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब क्या सुझाव दिए गए, तो आपको पता है कि CACP जो है वो क्या करता है। CACP जब भी किसी चीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है तो उसमें उत्पादन का, उसमें भुगतान का और कुछ अवैतनिक कारक हैं उसका, इन चीजों का वो ध्यान रखता है। इसके आधार पर जो उत्पादन की परिवर्तनशील जो लागत होती है उसके आधार पर वो एमएसपी तय करता है, उसका एक औसत निकाल के। उत्पादन की परिवर्तनशील लागत का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई चीज की खेती हमको करनी है, मान लीजिए कोई फसल है, इसको हमको उत्पादन करना है, हमें इसका उत्पादन करने में यूपी में जितनी लागत आ रही है, हो सकता है किसी पहाड़ी राज्य में ज्यादा लागत आ रही हो, किसी अन्य राज्य में और कम लागत आ रही हो। तो हर जगह का देख के उसका एक औसत निकाल के, औसत के आधार पर
एक भारित जो व्यय है उसके आधार पर एक औसत निकाला जाता है और उस औसत के आधार पर एमएसपी तय करता है सीएसीपी। तो परिवर्तनशील लागत इसी को कहते हैं कि समय स्थान के परिस्थितियों के अनुसार जो लागत है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। अब देखिए इसमें यह कहा गया कि एमएसपी के निर्धारण में सीएसीपी इन बातों का तो ध्यान रखती है, लेकिन यहां पर क्या सुझाव दिया गया कि यहां पर वो ये ध्यान नहीं रखती है कि अगर किसी प्रकार का जोखिम आ गया, रिस्क कोई आ गया, तो उस पर क्या कदम उठाए जाएंगे। साथ ही अगर किसी भी प्रकार की जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग पे जो व्यय हो रहा है उसके लिए क्या है, क्या उस बात का ध्यान रखा जाता है। साथ ही यह कहा जा रहा है कि बाद में, अर्थात बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो फसल उगने के बाद भी खर्च होता है, तो उन खर्चों के बारे में क्या कहते हैं। तो इन सारे पहलुओं के ऊपर यहां पर कृषि लागत और मूल्य आयोग को, इस आयोग के अंतर्गत सुझाव दिया गया कि इन पहलुओं को भी, अर्थात जो रिस्क फैक्टर है उसको भी ध्यान रखना चाहिए, मार्केटिंग के बाद उसके बाद के होने वाले अन्य खर्चों को भी ध्यान रखना चाहिए और इस आधार पर एमएसपी को तय करना चाहिए। तो स्पष्ट तौर पर C2 के आधार पर एमएसपी की गणना का उल्लेख यहां नहीं किया गया, लेकिन सीएसीपी को कुछ सुझाव यहां जरूर दिए गए जिसके आधार पर वो एमएसपी तय करेगा, उत्पादन की लागत को वो ध्यान में रखेगा। एक अन्य जो दूसरी रिपोर्ट है उसमें एक बॉक्स में एक बात का उल्लेख है। वहां एक अर्थशास्त्री अभिजीत सेन है, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी अनाज को लेकर 2002 में। वहां पर उस अभिजीत सेन कमेटी के द्वारा कुछ बातें कही गई थी, उसको एक बॉक्स के अंतर्गत हाईलाइट किया गया था। अभिजीत सेन समिति ने जरूर एमएसपी के निर्धारण में सीएसीपी को C2 लागत के आधार पर तय करने की बात कही थी। अर्थात हम अगर बात करें तो स्वामीनाथन जो कमेटी है, आयोग है, उसमें इस बात को न कहते हुए अभिजीत सेन जो समिति है उसमें इस बात को कहा गया था कि C2 के आधार पर हम इसका लागत का निर्धारण करेंगे। तो यहां ध्यान रखना, आप C2 क्या है तो आपको पता होगा, C2 भुगतान की गई जो लागत है, वो मतलब एक्चुअल जो लागत है वो C2 उसमें शामिल होता है। उसमें कई चीजें होती हैं, जैसे पारिवारिक श्रम जो है उसका अगर मूल्य निकाल देंगे वो भी हो गया। जिस लैंड पर कृषि हो रही है उस लैंड के ऊपर जो व्यय है, अगर वो किराए पे ली गई भूमि है तो उसका ब्याज दे रहे हैं तो उसको भी शामिल किया जाता है। तो जो एक्चुअल लागत आती है उस लागत को हम C2 में शामिल करते हैं और उसमें 50% और बढ़ा के ये मांग की जा रही है कि एमएसपी में उतनी लागत किसान को प्राप्त होनी चाहिए। तो यहां पर अभिजीत सेन समिति जो है, कमेटी है, उसमें यह कहा गया है कि C2 के भुगतान में, अर्थात पारिवारिक श्रम का अधिरोपित मूल्य, स्वामित्व वाली भूमि या उस पर लगने वाले जो ब्याज हैं उसको जोड़ते हुए जो लागत आती है, इसको लेके एमएसपी का निर्धारण करना चाहिए, इसको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही अब यहां आपको फिर से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में इस बात का जिक्र बिल्कुल नहीं है। C2 को लेके जो डिमांड किसानों के द्वारा की जा रही है कि स्वामीनाथन आयोग भी हमारा आधार है, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है, बल्कि अभिजीत सेन कमेटी में इस बात को प्रमुखता से कहा गया था। अब बताएं एमएसपी की सिफारिश के सारांश की अगर बात करें तो जो 5वीं रिपोर्ट आई स्वामीनाथन आयोग की, उसमें कुछ बातें कही गई एमएसपी को लेकर। वो कौन सी बातें हैं उसको एक नजर हम डालते हैं। तो देखिए इसमें यह कहा गया कि सरकारी और निजी व्यापारी, अर्थात प्राइवेट जो है व्यापारी वो भी और सरकारी भी, इनके द्वारा खरीद के लिए जो एक निचली रेखा तय होती है, एक मिनिमम लाइन जो तय होती है, वो क्या होती है, वो एमएसपी होती है। तो एमएसपी क्या है, एक मिनिमम लाइन है जो किसके लिए तय होगी, सरकारी और निजी व्यापारियों द्वारा खरीद के लिए तय होगी। यह सुझाव इसमें जरूर दिया गया। साथ ही सरकार द्वारा खरीद जो होगा वो एमएसपी प्लस एमएसपी की घोषणा के बाद से लागत वृद्धि, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। इस बात की ओर इंगित किया गया। मतलब क्या है कि सरकार अगर किसी चीज को खरीद रही है तो एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो तो रहेगा ही। साथ ही जिस दिन एमएसपी लागू हुआ और मान लीजिए उसकी इंप्लीमेंटेशन में बहुत विलंब हुआ तो उसके ड्यूरेशन में जो एमएसपी की घोषणा के बाद जो लागत वृद्धि हुई है, मान लीजिए कोई उस चीज को रखा है, रखने में ही उसका खर्च ज्यादा हो गया, तो उस चीज को भी इसमें ऐड किया जाएगा। इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए, ये स्वामीनाथन आयोग ने कहा था। साथ ही मौजूदा बाजार मूल्य पर आधारित होना चाहिए, यह भी बात इसमें कही गई। निजी व्यापारी किसानों को जिस रेट पर देने को तैयार हैं उस रेट पर, देखिए मौजूदा बाजार मूल्य का तात्पर्य ही यह हुआ कि जो प्राइवेट व्यापारी जिस मूल्य पर किसी किसान से खरीदने को, उसकी फसल को तैयार है, उस रेट को सरकार द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। सरकार उसी कीमत पर इस चीज को खरीदे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मौजूदा बाजार मूल्य जहां कहा जाए उसका तात्पर्य यही होता है, ध्यान रखिएगा। सीएसीपी को एक स्वायत्त वैधानिक संगठन होना चाहिए, अर्थात सीएसीपी का जो
हम कह लें उसका जो गुणधर्म है, उसका जो नेचर है, उसको एक स्वायत्त वैधानिक संगठन के रूप में होना चाहिए। साथ ही प्रमुख जो कृषि वस्तुएं हैं उनके लाभकारी कीमतों की सिफारिश करने का काम ये करती है। हाँ, यहाँ एक बात जरूर कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप, कि उत्पादन की जो भारित औसत लागत है कम से कम 50% अधिक होना चाहिए उससे एमएसपी। तो यहां ध्यान रखिएगा, जो भारित औसत लागत है और एक्चुअल औसत लागत दोनों में अंतर होता है। अगर किसी फसल की कीमत हो गई 100 रुपए, तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि 100 रुपए तो दिया ही जाए एमएसपी के रूप में, प्लस 50 रुपए और दिया जाए, अर्थात 50% और लाभ, अर्थात 1.5 गुने उसको अदा किया जाए। यह डिमांड मौजूदा समय में है। लेकिन जो भारित औसत लागत का मतलब होता है, ये तो उस समय की एक्चुअल लागत की बात हो रही है। भारित का मतलब ही होता है कि वो कई वर्षों का फसलों का जो औसत उत्पादन होता है उसको निकालने के बाद जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है उससे 50% अधिक की बात हो रही है। तो यहां पर भारित औसत की बात की जा रही है। वर्तमान में जो मांग की जा रही है वो एक्चुअल औसत प्राइस से 50% अधिक की मांग की जा रही है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अंत में हमारा एक प्रश्न है आपके सामने, आपकी यह जिम्मेदारी है कि इसका जवाब आप दें। राष्ट्रीय किसान आयोग के द्वारा अपनी प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? आपके सामने ऑप्शन है 2002, 2004, 2005 या 2006। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।